बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने एक इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न और उत्तर डिस्कस किए थे। इस सेशन में भी हम थोड़े से और प्रश्न और उत्तर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज जो हमारा पहला प्रश्न आ रहा है वो है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, दही से मक्खन निकालने के लिए, जल से तेल निकालने के लिए। तो ये आपके डिफरेंट उन्होंने चीजें पूछी हैं। तो अब इनको कैसे पृथक करेंगे, इनके उत्तर अब हम पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए हम वाष्पीकरण का उसका ये वाली विधि अपनाएंगे, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड जल में एक घुला होता है तो जल वाष्पीकरण से उड़ जाएगा और हमें सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन का यूज करेंगे, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में हमारा ऊर्ध्वपातन की विधि काम में आएगी। फिर धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, धातु के टुकड़े हैं तो ये हमारा छानकर यह क्रिया हो सकती है कि क्योंकि ऑयल जो है वो छन्नी से नीचे हो जाएगा और उसके टुकड़े हमारे ऊपर रह जाएंगे। दही से मक्खन निकालने के लिए, बिल्कुल ठीक, आप केंद्रन की विधि यूज करेंगे, है ना, कि जब हम उसको तेजी से घुमाते हैं तो मक्खन हमारा जो होगा वो बीच में आ जाएगा और जो पानी है वो साइड में हो जाएगा। जल से तेल निकालने के लिए, याद है ना, ये हमने डिस्कस किया था पृथक्करण कीप द्वारा, है ना, जो हमने फनेल कि हम उसको क्या होता है कि पानी रहता है और जो जल है उसके ऊपर तेल की लेयर रहती है। तो हम धीरे धीरे जल को एक कीप जो होती है पृथक्करण कीप, उससे हम उसको धीरे धीरे उसका नोजल खोलते हैं, जल निकाल लेते हैं और फिर हमारा तेल ऊपर रह जाता है। अब चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में क्या होगा, छान कर, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, लोहे की पिन है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, इसमें तो हम चुंबक का यूज कर सकते हैं। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, इसमें क्या करेंगे, भूसे से गेहूं के दानों को विलोड़न की विधि से हम इसको पृथक कर सकते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए, तो ये क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, याद आ रहा है? पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, हम फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारा आता है पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, तो यहाँ हमें कलर की हमारी बात आ रही है तो हम इसमें यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी विधि का। ठीक है, सो ये हमने देखा कि कैसे कैसे डिफरेंट हमारे मेथड हैं जिससे हम पृथक्करण की। अब हम लोग आगे एक और प्रश्न देखते हैं, वो है चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का आप प्रयोग करिए। इसमें पहले एक बर्तन में लगभग 100 ग्राम विलायक जल लेंगे, इसे उबलने तक गर्म करेंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच विलेय चाय पत्ती डालेंगे, विलेय चाय पत्ती का घुलनशील भाग पानी में घुल जाएगा और उबाल कर इसे छान लेंगे, छन्नी पर अघुलनशील अवशेष रह जाएगा। घुले फिल्ट्रेट में दूध चीनी मिलाकर बना विलयन पीने के लिए तैयार है। तो हमने ये सारे शब्दों का प्रयोग कर लिया अपने सूत्र में। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमानों पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया है।
तो हम ये देखते हैं कि आपका ये तापमान है 283, 293, 313, 333, 353, ये तापमान है। और पोटेशियम नाइट्रेट का अलग अलग तापमान पे ये इसकी वैल्यूज है। तो ये हमें पूरा एक चार्ट दे रखा है। अब इस पे जो बेस प्रश्न है तो मैं आपको उत्तर बताऊंगी। ये आप ऐसा करिएगा कि जब हम ये उत्तर डिस्कस करें सामने ये अपना प्रश्न रखिएगा, जैसे आप कंपेयर कर सकें। हमें दोनों अभी स्लाइड्स दिखाना जरा डिफिकल्ट होगा, तो आपके सामने अगर आपकी बुक होगी ये वाले प्रश्न की, तो जब हम उत्तर इसकी वैल्यूज लेकर करेंगे देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। अब इस पे जो हमारे ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसका उत्तर आपको बताती जाऊंगी। तो पहला है 50 ग्राम जल में इतने टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। हमारा पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। देखिए अगर आपके सामने वो चार्ट खुला हुआ होगा तो आपको इजी होगा। तो ये हमने उत्तर यहाँ पे लिख लिया, तो इसको मैं समझा रही हूँ कि अगर हमने टेबल के अनुसार देखें तो इस टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु क्या है, 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता 62 ग्राम है। ठीक है। अब हमें पता करना है कि 50 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता कितनी होगी। तो 50 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता ये 62/100 इंटू 50, ये आ गया 31 ग्राम। तो ये हमारा आ गया कि हमें 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी 50 ग्राम जल में इस टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को बनाने। तो 100 में अगर हमें 62 चाहिए तो 50 में कितनी चाहिए। अगर एक सिंपल हम ऐसे कैलकुलेशन देखें, अगर हमें 100 ग्राम जल में 62 ग्राम हमें पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए तो 50 ग्राम जल आधा हम का हो गया। तो 50 ग्राम जल में तो पोटेशियम नाइट्रेट की भी कितनी आवश्यकता होगी, जितनी 100 ग्राम में दे रखी है उसकी आधी। तो एक सिंपल कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओरल आंसर चेक करना हो 31 ग्राम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है प्रज्ञा 353 के पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। ठंडा होने पर मीन्स, ठंडा होने का अर्थ है जब कम तापमान होगा विलय की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिससे विलय ठोस कणों क्रिस्टल के रूप में आ जाते हैं। इस प्रकार प्रज्ञा को ठंडे विलयन में पोटेशियम क्लोराइड के शुद्ध क्रिस्टल दिखाई देते। तो जब हम एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं, और आपको ये देखिए कैसे क्रिस्टलीकरण का हमने इस टाइप से यह प्रश्न पूछा गया है हमसे। तो हम यह है कमरे के तापमान पर जब अगर हम कोई एक कॉन्सेंट्रेटेड जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको कमरे के तापमान पर छोड़ेंगे तो क्रिस्टलीकरण की प्रोसेस होगा, जहां पे हल्के हल्के जो द्रव है वो वाष्पीकृत होगा। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो 293 के पर विभिन्न लवणों की घुलनशीलता निम्नलिखित है। पोटेशियम नाइट्रेट की इतनी है, सोडियम क्लोराइड की इतनी है, पोटेशियम क्लोराइड की इतनी है, अमोनियम क्लोराइड की इतनी है। तो 293 के पर अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। सो बच्चों अब हमारा एक और प्रश्न है जो देखिए हमने एक साथ वो हमारे प्रश्न लिखे थे, अब एक एक करके हम उनको पढ़ रहे हैं। तो 293 के पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो ये 293 के पर विभिन्न लवणों की घुलनशीलता निम्नलिखित है। पोटेशियम नाइट्रेट की 32, सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड की 35, अमोनियम क्लोराइड की 37। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक घुलनशील होगा। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है। अब हमारा दूसरा आज का प्रश्न है तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान में परिवर्तन, बताइए घुलनशीलता का। तापमान इंक्रीज होने से क्या होता है, बिल्कुल ठीक, जब तापमान हम इंक्रीज करते हैं घुलनशीलता भी बढ़ती है।
तो ठोस पदार्थों की द्रवों में घुलनशीलता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, परंतु गैसों की द्रवों में घुलनशीलता सामान्यतः ताप पर बढ़ने पर घटती है। तो तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हमने आपको आंसर दे दिया। सो आज हम लोगों ने बच्चों थोड़े से प्रश्न और उत्तर और देखे, और हमने देखा कि हमारे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें क्या एक ध्यान देना है कि जब उनके संतृप्त विलयन की बात कर रहे हैं तो वो किसका संतृप्त विलयन है, उसमें हम विलय की बात कर रहे हैं, विलयन की बात कर रहे हैं या विलायक की बात कर रहे हैं। ये इन टर्म्स पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो करने कठिन नहीं होंगे। तो आज का यहाँ पे सेशन हम रोक रहे हैं। एक और सेशन है क्योंकि आपके प्रश्न बहुत है, एक और सेशन ले रहे हैं जिसमें हम जो आपके थोड़े से और प्रश्न बच रहे हैं उनके उत्तर आपसे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर से प्रश्न और उत्तर के साथ। बाय।